गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लास्ट क्लासेज में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं नाभिक का आमाप या साइज ऑफ न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियस की जो साइज है वो ऑर्डर की फॉर्म में, मतलब कोटि की फॉर्म में, तो रदरफोर्ड ने दे दिया था अपने अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल से, अल्फ़ा प्रकेंडन मॉडल से। और ये बताया था कि नाभिक का जो आकार होता है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर कोटि का होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर लेवल का होता है। लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 होता है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो न्यूक्लियर की जो साइज है या न्यूक्लियस की जो साइज है, नाभिक का आकार, तो हम इसमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस। सबसे पहले अपन रेडियस फाइंड आउट करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद अपन क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस की, नाभिक का अपन आयतन फाइंड आउट करेंगे कि नाभिक का आयतन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या कितना होता है। आयतन मीन्स वॉल्यूम अपन फाइंड आउट करेंगे। और तीसरी चीज़ अपन जो फाइंड आउट करेंगे वो अपन फाइंड आउट करेंगे घनत्व, डेंसिटी। ये नाभिक की साइज जो है, इसमें तीन चीज़ अपन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट अपन रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देन अपन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद अपन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, डेंसिटी कितनी होती है। किसी भी न्यूक्लियस का जो आपके पास रेडियस होती है वो उसके मास नंबर की 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर जो होता है, उसकी 1/3 जो घात होती है, 1/3 घात के समानुपाती होती है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जो उसका मास नंबर होता है उसके 1/3 पावर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को अपन इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं R0, और R0 यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। और इस R0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1.2 फर्मी मीटर। फर्मी का मतलब क्या होता है? फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 15। ध्यान रखना, अपन फर्मी मीटर बोलते हैं। R0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी मीटर। तो फर्मी का मतलब आपके पास 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। तो फाइनली हमारे पास 1.2 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, माइनस के 15 मीटर। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस की रेडियस हुई। तो किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो उसके मास नंबर की 1/3 पावर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल। और ये ध्यान रखोगे, R0 की जो वैल्यू होती है, R0 की वैल्यू हमारे पास 1.2 फर्मी मीटर होती है। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं वॉल्यूम, आयतन के बारे में। इसका जैसे एग्जाम्पल भी लूँ मैं, एक 13 एल्युमिनियम 27 ले लो। और किसी ने कहा 13 एल्युमिनियम 27 का हमें क्या करना है, आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है न्यूक्लियस की। तो अपने को पता है इसका मास नंबर जो दे रखा है वो हमारे पास A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 27। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ R इज इक्वल टू R0, तो 27 की पावर 1/3, और ये हमारे पास R इज इक्वल टू R0 हो गया 1.2 फर्मी मीटर, और 27 की 1/3 पावर लोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3.6 फर्मी मीटर। तो ये हमारे पास इसकी रेडियस फाइंड आउट हो। तो इस तरीके से हम यहाँ से इस फॉर्मूले से, यदि न्यूक्लियस के हमारे पास मास नंबर है तो उस न्यूक्लियस की रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन वॉल्यूम की बात करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, न्यूक्लियस जो होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल। क्या होती है? स्फेरिकल। और स्फीयर का वॉल्यूम अपन जानते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास गोलाकार होता है, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब हमारे पास इसका आयतन होता है। आयतन V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। और ये हमारे पास R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट करता हूँ। यदि रेडियस की वैल्यू पुट करें तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई R की वैल्यू लिखोगे, ये हो गया R0 A की पावर 1/3, और इसकी पावर आपके पास कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई R0 क्यूब और कैपिटल A। यहाँ पर देखोगे 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है,
R0 भी कांस्टेंट है क्योंकि R0 की वैल्यू फिक्स है 1.2 फर्मी मीटर। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ, केवल कैपिटल ए हुआ, और कैपिटल ए हुआ तो इट मीन्स B प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए कह सकता हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि न्यूक्लियस का मास नंबर आपके पास ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी नाभिक का जो आपके पास आयतन होता है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड करता है। यदि मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या यदि ज़्यादा है तो इस कंडीशन में हमारे पास न्यूक्लियस के वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके से हम वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो न्यूक्लियस मैंने ले रखा है ZX से। इस एलिमेंट X का जो आपके पास न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर मेरे पास दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है, कैपिटल ए। मास नंबर कैपिटल ए दे रखा है। तो इसका मास हमारे पास हो गया कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल A AMU। ध्यान रखना, इसका जो मास हुआ मेरे पास, जो हमारे पास इसका मास नंबर होगा कैपिटल ए, इसके साथ AMU लगा दो, इतना इसका मास होगा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल A AMU। AMU अपन कल पढ़ चुके थे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर कितना, -27 kg। क्लियर है, ये मास हमारे पास दे रखा है। डेंसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी रो इज इक्वल टू हमारे पास मास अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम हुआ तो रो इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास हो गई कैपिटल A AMU अपॉन वॉल्यूम की वैल्यू पुट करोगे तो ये वॉल्यूम हमारे पास हो गया, ये हो गया 4/3 पाई R0 क्यूब कैपिटल A। तो कैपिटल A से कैपिटल A कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखोगे ये क्वांटिटी चल रही है मीटर क्यूब के अंदर, वॉल्यूम है, ठीक है ना, आयतन है मीटर क्यूब में, और ये मेरे पास द्रव्यमान चल रहा है, मास ये AMU में दे रखा है। तो फाइनली यदि मैं कहूँ रो इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 AMU बचा, 1 AMU को यदि मैं किलोग्राम में चेंज करूँ, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन 4/3 पाई R0 की वैल्यू 1.2, फर्मी का मतलब 10 की पावर -15 इसका होल क्यूब। तो ऊपर AMU तो चेंज हो गया किलोग्राम में, और नीचे मेरे पास सारी चीज़ मीटर क्यूब में दे ही रखी है। तो हमारे पास यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास आती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे क्या चीज़ निकल के आती है, ये जो डेंसिटी है, ना तो इसमें कैपिटल A मल्टीप्लाई में दे रखा है, ना कैपिटल A डिवाइड में दे रखा है, ना A² दे रखा, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा, फिक्स वैल्यू आ रही है मेरे पास डेंसिटी की। और मैंने क्या किया, अननोन न्यूक्लियस लिया था, कोई भी X एलिमेंट दे रखा है, फिक्स नहीं किया मैंने कि एल्युमिनियम दे रखा है या हमारे पास मान के चलो कॉपर दे रखा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं है। कोई भी कैपिटल A जिसका हमारे पास क्या है, AMU है। तो मैंने देखा यहाँ पर किसी भी चीज़ पर ये डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज रिमेंस या रिमेंस ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, और यही क्वेश्चन यदि 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो इस कंडीशन के अंदर पहले आप रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव कर दो, देन आपके पास वॉल्यूम निकाल दो, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं द्रव्यमान क्षति व नाभिकीय बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है, हम किसी भी न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट से मास फाइंड आउट करेंगे या द्रव्यमान फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्रयोगों से हम किसी भी न्यूक्लियस का द्रव्यमान फाइंड आउट किया, और मान के चलो प्रयोगों से या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो निकली इसकी निकली कैपिटल M। हमने ये कहा था कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस दे रखा है ZX से, इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है।
अब अगर मान के चलो प्रोटोनों की संख्या की बात करें तो प्रोटोनों की संख्या बोलो कितनी होगी? प्रोटोनों की संख्या हमारे पास हो गई Z, ओके। और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या मेरे पास बोलो कितनी हो गई? A-Z। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ, जब इसमें जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उतना ही इसका द्रव्यमान होना चाहिए। यदि मैं प्रोटॉन का द्रव्यमान ये कह देता हूँ कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान को लिख देता हूँ MP से, वैसे तो वैल्यू जानते हैं 1.672 इंटू 10⁻27 kg, लेकिन मैं सिंबल्स के फॉर्म में प्रोटॉन के मास को MP से लिख देता हूँ और न्यूट्रॉन का जो मास है उसको Mn से लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये न्यूट्रॉन का मास हो गया। अब एक चीज़ बताओ, यदि प्रोटॉनों की संख्या Z है तो प्रोटॉनों का कुल मास हो गया ZMP, और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि A-Z है तो न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान हो गया A-Z Mn, ये कुल द्रव्यमान हो गया। इसका मतलब न्यूक्लियस का ये हमारे पास कुल द्रव्यमान होना चाहिए, या ये न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान होना चाहिए ZMP प्लस A-Z Mn, ये होना चाहिए वास्तविक रूप में। लेकिन कभी भी किसी भी न्यूक्लियस का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बराबर नहीं आता, सदैव इससे कम आता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज ZMP प्लस A-Z Mn से क्या आएगी? हमेशा ये वैल्यू ज़्यादा होगी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। दोबारा सुनो वापस, बड़े ध्यान से सुनना। मास्ट इफेक्ट क्वेश्चन भी आपके पास आता है। मास्ट इफेक्ट क्या होता है? मैंने कहा किसी भी न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली कि उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी हुई, तो मैंने निकाला कैपिटल M, और वास्तविक स्थिति में उसका जो द्रव्यमान होना चाहिए वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है। तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से सदैव क्या प्राप्त होती है? कम प्राप्त होती है। या मैं ऐसे कह देता हूँ कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ऑलवेज क्या रहती है? ज़्यादा होती है। तो जैसे लाइक एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास आया 20 ग्राम और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई 19 ग्राम। तो वास्तविक स्थिति में तो 19 ग्राम है, लेकिन होना चाहिए था कितना? 20 ग्राम। तो द्रव्यमान में कितनी कमी हुई है? 20 माइनस 19 बराबर कितना? 1 ग्राम। तो द्रव्यमान में जो ये कमी होती है, जितना आपके पास द्रव्यमान कम हो जाता है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? आपके पास द्रव्यमान क्षति क्या होती है? किसी भी नाभिक का प्रयोगों से प्राप्त द्रव्यमान सदैव न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है, और द्रव्यमान में यह कमी क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति। द एक्सपेरिमेंटल value of mass of any nucleus is always less than the mass of the nucleons of the nucleus. This reduction in the mass, this is known as mass defect. ये जो आपके पास द्रव्यमान में कमी होती है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। तो एक चीज़ बताओ, द्रव्यमान में हमारे पास कितनी कमी हुई? तो इसमें से इसी को तो घटाएंगे, तो हम बोलेंगे द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, ये मेरे पास ZMP प्लस A-Z Mn माइनस कैपिटल M। इस पूरे मास में से हम इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगा? मास डिफेक्ट निकल जाएगा। क्लियर है? अब सुनो अगली चीज़, मास में जितनी कमी होगी द्रव्यमान में, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ा है अपन ने। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इज इक्वल टू, बोलो कितना होता है? mc²। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान में जितनी कमी होती है, द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यदि मैं मास डिफेक्ट को डेल्टा M से लिखता हूँ, तो डेल्टा M से लिखने पर ये द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है या एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। और ये जो एनर्जी होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी या नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मतलब है इस ऊर्जा के कारण न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं। न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी या नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इसी ऊर्जा के कारण
न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, मतलब न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब मैं इसकी न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। मैंने कहा इस एनर्जी के कारण न्यूक्लियन आपस में बंधे होते हैं, तो इतनी ही एनर्जी यदि मैं न्यूक्लियस को दे दूं या न्यूक्लियन गेन कर ले इतनी एनर्जी को, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बंधन से जो वाइंडेड हो रहे हैं वो उसके बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे। तो फ्री होने में जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी वो आपके पास न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी होगी। कहने का मतलब किसी न्यूक्लियस या किसी नाभिक को दी गई वह ऊर्जा जिससे प्राप्त कर कर नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन उसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं या न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वाइंडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी। ये आपके पास न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी होती है। सो मीन न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू हमारे पास बोलो कितना हो गया, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू मैंने पुट की जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम और इनटू बोलो कितना, सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो लाइक एन एग्जांपल, यदि मैं ऐसे कह देता हूं कि मास डिफेक्ट हमारे पास 1 AMU है, यदि इस डेल्टा एम की वैल्यू मैं 1 AMU मान लेता हूं, तो न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी या नाभिकीय बंधन ऊर्जा कितनी होगी, तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू अपन लिखेंगे 1 AMU और सी स्क्वायर की वैल्यू अपन जानते हैं C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इसका होल स्क्वायर। 1 AMU वैल्यू पुट करोगे 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और 3 इंटू 10 की पावर 8, या मैं इसको सॉल्व करूं तो ये अपने पास 9 इंटू 10 की पावर 16, ये आंसर मेरे पास किस में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन मैं इस आंसर को जूल की जगह यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं, किस में निकालूं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब वैल्यू निकालते हैं तो ये मेरे पास निकलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी मेरे पास कितनी निकलेगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। इट मीन्स ये हुआ कि यदि 1 AMU की मेरे पास द्रव्यमान क्षति होती है या मास डिफेक्ट होता है, तो इस कंडीशन के अंदर न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आती है। अब इसका फ़र्क कैसे होगा, ये मैंने क्यों निकाला। अब मान के चलो जैसे मास डिफेक्ट हमारे पास निकला 0.45 AMU, ये निकला डेल्टा एम इज इक्वल टू, यदि मेरे पास 0.45 AMU निकला और मुझे न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो मैं ऐसे ही तो कहूँगा E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू डेल्टा एम को लिख देता हूँ 0.45 AMU इंटू सी स्क्वायर, लिख दिया। अब देखना, क्या मैं 0.45 इंटू AMU को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0.45 इंटू 1 AMU, 0.45 इंटू 1 AMU लिख सकता हूँ। और 1 AMU इंटू सी स्क्वायर कितना हुआ, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर कितना हुआ, 931.5। तो हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, जितना 0.45 है, 0.25 है, जो भी दे रखा हो, इसको डायरेक्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपके पास न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो 1 AMU का रीजन निकालने का केवल एक ही था कि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे और जितना हमारे पास मास डिफेक्ट आएगा, उस मास डिफेक्ट को सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई करो और सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, हो सकता है आपके पास ये बहुत सी बुक्स में 931.5 की जगह 931 भी दे रखा होता है न्यूमेरिकल के अंदर। यदि न्यूमेरिकल के अंदर 931 दे रखा है तब 931 लो, और अगर कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं करना तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको काम में लेनी है। तो ये मेरे पास न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी निकली। एक आपके पास निकलती है न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर वाइंडिंग
एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन मतलब प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा कैसे निकालोगे? अपने आप समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो लिया था वो ZX से ही तो लिया था, तो इसमें जो मास नंबर होता है वो आपके पास न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। तो अपन बोलेंगे इस प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा को मैं E बार से डिनोट कर दूँ, और E बार इज इक्वल टू ये हो गया नाभिकीय बंधन ऊर्जा, और इसको अपन क्या करेंगे न्यूक्लियनों की संख्या से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा, या अपन ये कह सकते हैं न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। द रेशो ऑफ द न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज नॉन एज न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। किसी भी नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा व उसकी द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात होता है वो प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा आपके पास कहलाती है। क्लियर है ये आपके पास द्रव्यमान क्षति और न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन ग्राफ बिटवीन न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर। मतलब प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा E बार और द्रव्यमान संख्या A के मध्य अपन ग्राफ बनाएंगे, और इस ग्राफ से अपन क्या करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और इस ग्राफ का डिस्क्रिप्शन करेंगे कि क्या क्या हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो ग्राफ की कुछ शेप इस तरीके से होती है। यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या 2 से हमने स्टार्ट की है, पहले ग्राफ ऊपर जाएगा फिर डाउन जाएगा, फिर ग्राफ इस तरीके से हमारे पास बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर ग्राफ वापस क्या जाएगा डाउन जाएगा। तो ये मेरे पास न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा, और ये मेरे पास मास नंबर द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ हुआ। और इस ग्राफ से मैं न्यूक्लियस के बारे में विवेचना करूँगा कि क्या क्या हम इसकी विवेचना कर सकते हैं, वो आप देखोगे। देखो अभी इससे जस्ट पहले अपन ने न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, और न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी वो नाभिक उतना ही स्टेबल होगा, या नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा वो नाभिक उतना ही क्या होगा स्टेबल होगा, स्थायी होगा। मतलब उसमें से न्यूक्लियन को फ्री करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। एक चीज़ तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी कि यदि मास नंबर A इंक्रीज हो रहा है, A की वैल्यू बढ़ती है, तो A की वैल्यू बढ़ने में यदि मैं ग्राफ को यहाँ से डिस्कस करता हूँ तो पर न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम आती है, और उसके बाद क्या होती है घटती है। तो क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है कि मास नंबर A का मान बढ़ने पर, A का मान बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा E बार पहले बढ़ती है, इसके पश्चात घटती है, इसके पश्चात घटती है। तो एक पहला पॉइंट हमारे पास ये आया, और इसमें से भी एक नंबर का क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं कि यदि A का मान बढ़ता है तो E बार का मान पहले बढ़ता है और उसके बाद बोलो क्या होता है घटता है। अब बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें आंसर देते हैं फॉर्मूला से E बार इज इक्वल टू E अपॉन A से, और क्या कह देते हैं कि यदि आपके पास A का मान बढ़ता है तो E बार का मान घटता है। गलत, क्योंकि हमें ये आंसर फॉर्मूले से नहीं देना, क्योंकि E की वैल्यू तो हर जगह सेम थोड़ा, कांस्टेंट थोड़ा है। E की वैल्यू तो चेंज होगी, तो E की वैल्यू चेंज होने के कारण E बार की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए हमें आंसर इसका ग्राफ से देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब आप नोट्स उतारो तो इस चीज़ को इंडिकेट कर लेना, इसका आंसर E बार इज इक्वल टू E अपॉन A से आंसर नहीं देना। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या निकला कि यदि हमारे पास देखते हैं अपन कि यदि A का मान बढ़ता है तो न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले बढ़ती है, उसके बाद घटती है। दूसरा पॉइंट, जिन न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में होती है, जिनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में होती है, वो नाभिक सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं।
मैंने दोबारा क्या बोल रहा हूँ, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 50 से और 80 के बीच में होती है, 50 से 80 के बीच में होती है, वो आपके पास नाभिक जो होते हैं मोर स्टेबल या सबसे ज़्यादा स्थायी नाभिक होते हैं। और स्थायी नाभिक में सबसे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन लगभग अप्रॉक्सीमेट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब 50 से 80 के बीच में जितने भी न्यूक्लियंस हमारे पास होंगे, उन न्यूक्लियंस 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जितने भी न्यूक्लियस 50 से और 80 वाले जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, उनकी न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और हाईएस्ट जो आपके पास होती है वो होती है निकल 62 की। किसकी होती है? निकल 62 की। और निकल 62 की आपके पास न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये होती है 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, निकल 62 की हाईएस्ट आपके पास होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके बाद फेरम 56 की 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें फेरम 56 है और आपके पास आरबीएससी की बोर्ड में निकल 62 है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो इनमें से एक ही ऑप्शन आपके पास दे रखा होगा, या तो निकल 62 दे रखा होगा या फेरम 56 दे रखा होगा। अगर निकल 62 आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो समझ जाना हमारे पास इससे ज़्यादा मोर स्टेबल, इससे कम जो मोर स्टेबल होगा वो फेरम 56 होगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन इसी गुण के कारण, जबकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए अर्थ की जो आपके पास सेंटर होता है, अर्थ के सेंटर में हमारे पास फेरम, निकल, कोबाल्ट ये मेल्ट पोजीशन के अंदर या द्रवित अवस्था में उपस्थित होते हैं। और इसके रीजन से हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसको अपन जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें अपन ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं जिनका मास नंबर आपके पास 30 से लेके 170 के बीच में होता है। जिनका मास नंबर 30 से और 170 के बीच में होता है, उस कंडीशन के अंदर ये भी जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस भी हमारे पास कैसे होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। जिनकी हमारे पास 30 से लेके 170 के बीच में होते हैं, ये भी न्यूक्लियस हमारे पास क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और ये 30 से 170 वाले जो न्यूक्लियस जो स्टेबल होते हैं, ये दो चीज़ को शो करते हैं। एक तो शो करते हैं नाभिक की संतृप्तता को शो करते हैं, ठीक है। और एक आपके पास इसकी जो लीस्ट परास होती है या अल्प परास, मतलब हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है इसमें जो भी फोर्स लगेगा वो कम एरिया के अंदर लगता है या कम दूरी में लगता है, इस चीज़ को डिनोट करते हैं। और सैचुरेशन को डिनोट करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर फोर्स अपन डिस्कस करेंगे कि संतृप्तता आपके पास क्या होती है और अल्प परास में ये कैसे काम करता है। क्लियर है? अल्प परास को तो भले ही मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अल्प परास का मतलब है नाभिक की साइज होती है 10⁻⁻15 -15। तो न्यूक्लियर जो फोर्स लगता है वो इन्हीं में लगता है 10⁻⁻15 मीटर में, मतलब बहुत कम दूरी के अंदर लगता है। तो ये अल्प परास को, और ये जो सैचुरेशन है संतृप्तता, इसको अपन क्या करेंगे? न्यूक्लियर फोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलो, 30 से और 170 वाले तो स्टेबल हो गए। अब जैसे ही जिन न्यूक्लियसों की द्रव्यमान संख्या 170 से ज़्यादा होगी, मतलब 170 से ज़्यादा होगी, इधर की तरफ चलेंगे तो ये देखो न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जाएगी, मतलब अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल का मतलब अस्थायी होंगे। तो अब ये क्या करेंगे? प्रत्येक नाभिक या प्रत्येक आपके पास जो भी है नाभिक, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से ज़्यादा है तो वे क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटते हैं। ब्रेक इनटू द 2 एंड मोर न्यूक्लियस, 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटते हैं। और ये 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटने की जो घटना होती है इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियर फीजन। पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियर फीजन का मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। मतलब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के कारण कोई भी भारी नाभिक जो होता है आपके पास 2 या 2 से अधिक नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। द हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू द 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई टू गेन द स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को अपन न्यूक्लियर फीजन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं।
और नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या आपके पास 10 या 10 से कम होती है, ए लेस देन और इक्वल टू 10। ये क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। जैसे अपन इधर की तरफ बात करें, जैसे 3 न्यूक्लियस मिले, 10 + 10 + 10 टोटल कितने हो गए 30। अगर मान के चलो 20 वाले 4 न्यूक्लियस मिल गए तो कितने हो गए 80। तो हम इस रेंज में पहुंच गए, इस वाली रेंज के अंदर, स्टेबिलिटी के अंदर पहुंच गए। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या मास नंबर 10 या 10 से कम होता है, ये न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद आपके पास क्या करेंगे, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। व्हेन लाइट न्यूक्लियाई mixed with each other and make a heavy nucleus to gain the stability, this process is known as nuclear fusion। ये प्रोसेस जो होती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है, मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ये मेरे पास नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारे पास 5 पॉइंट निकल के आए। पॉइंट नंबर 1, ए का मान बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन नाभिकीय बंधन ऊर्जा पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। जिनके मास नंबर 50 से 80 हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी न्यूक्लियर वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबकी लगभग 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिनकी 30 से 170 होती है वो भी स्टेबल होते हैं, लेकिन 170 से ज़्यादा और 10 से कम वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो सब आपके पास अनस्टेबल होते हैं। तो ये तो टूटकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं और ये मिक्स होकर या जुड़कर स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। हम स्टेबिलिटी को इस ग्राफ के अलावा कुछ पॉइंटों से और क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ के अलावा अगर मैं डिस्कस करूँ कि जो न्यूक्लियस जिनके मास नंबर 4 के मल्टीपल हैं, जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल की बात करें, आपके पास 4 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, 20 हुआ, 24 हुआ, सब 4 के गुणज दे रखे हैं ये आपके पास। तो ये जो आपके पास न्यूक्लियस होते हैं अपने समीपवर्ती न्यूक्लियस की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे मान के चलो मैं ऐसे कह देता हूँ 2He4 और इसकी जगह मैं ऐसे कह देता हूँ 1H3, तो इसकी 4 है और इसकी 3 है। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो 2He4 होगा। मतलब जिनकी आपके पास मास नंबर 4 का गुणज में होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक पॉइंट और मैं कहता हूँ, जिनके लिए Z मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ए मास नंबर द्रव्यमान संख्या, दोनों आपके पास हो इवन नंबर, वो स्टेबल होते हैं। यदि Z और A दोनों इवन नंबर होते हैं तो ये आपके पास न्यूक्लियस कैसे होते हैं, स्टेबल। जैसे 2He4, 2 और 4 दोनों आपके पास इवन नंबर है, इसलिए कैसे होते हैं, आपके पास स्टेबल होते हैं। और जिनके लिए Z और A ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। जिनके लिए Z होता है ओड और A होता है इवन, बड़े ध्यान से सुनना, Z होता है ओड और A होता है इवन। इनमें कुछ न्यूक्लियसों को छोड़कर, जैसे कुछ न्यूक्लियस कौन कौन से छोड़ रहे हैं, 1H2 है, क्लियर है, 3 लिथियम 6 है, आपके पास 5 बोरॉन 10 है, 7N14 है। इन न्यूक्लियसों को छोड़कर इनमें सब में देख सकते हो Z जो है हमारे पास, ये परमाणु क्रमांक सब कैसे हैं, आपके पास ओड नंबर है। और यहाँ पर देखेंगे A 2, 6, 10, 14, ये सब कैसे नंबर है, इवन नंबर है। तो जिनमें इन न्यूक्लियसों को छोड़कर बाकी जितने भी रिमेनिंग न्यूक्लियस होते हैं वो सब हमारे पास कैसे होते हैं, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को मैं Z और A के जो नंबर होते हैं इवन और ओड, मतलब इवन का मतलब होता है सम संख्या, ओड का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। तो Z और A यदि सम संख्या है तो स्टेबल होंगे, Z और A दोनों ओड नंबर है तो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और Z हुआ ओड नंबर, A हुआ इवन नंबर, इनमें कुछ न्यूक्लियस को छोड़कर, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, इन न्यूक्लियसों को छोड़कर सारे अनस्टेबल होते हैं। अब कोई कहेगा कि सर ऐसे हुआ तो Z हमारे पास हो गया मान के चलो इवन
और ए हमारे पास हो गया ओड, ये भी आपके पास अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल। तो मैंने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का डिस्क्रिप्शन ग्राफ से भी कर दिया और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कर दी। थैंक यू।